हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आइए हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव मैथ का सॉल्यूशन करते हैं। और ये मैथ आपका सेंटअप एग्जाम में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे 20 से लेकर 27 क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि 8 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, ये माध्यिका आया था आपके एग्जाम में, पता नहीं आप बनाए कि नहीं बनाए। ये एनसीईआरटी का सवाल है और ये एग्जाम्पल का सवाल है, ठीक है। तो चलो इसको माध्यिका निकालना। माध्यिका निकालने के लिए पहले आपको जानते हैं कि पहले जो आंकड़ा दे रहा था उसको आरोही या अवरोही क्रम में हमको अरेंज करना पड़ता, ठीक है। आरोही या अवरोही क्रम में क्या करना पड़ता है, हमको पहले उसको अरेंज करना पड़ेगा। चलिए तो हम लिखते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम में हम करेंगे और चार्ट को भी एक साथ बना लेते हैं, ठीक है। आरोही क्रम में अरेंज भी करेंगे और एक ही साथ उसका चार्ट भी बना लेते हैं। चलिए, ये हमारा क्या है, प्राप्तांक है। यह है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। और ये हम लिखेंगे संचयी बारंबारता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हम इसको अवरोही करेंगे। कितना पीस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पीस है ना। तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो गया, और नीचे जाना पड़ेगा 6 हो गया, 7 हो गया। और ये इतना आपको बनाना पड़ेगा, पेंसिल से स्केल से बना लीजिएगा, ठीक है। तो हमको आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। आरोही क्रम मतलब समझते हैं ना, बढ़ते क्रम। सबसे छोटा कौन इसमें से, देखिए प्राप्तांक में सबसे छोटा 20 है तो 20 लिखेंगे। इसके बाद कौन है, इसके बाद हमारा 25 है। माध्यिका तो ऐसे निकालते हैं ना, आरोही क्रम या अवरोही क्रम अरेंज करते हैं। 25 हो गया। उसके बाद कौन है, देखो 28 है ना, 28। उसके बाद आपका 29 है जी। उसके बाद आपका 33 है। चलिए, उसके बाद आपका 38 है। उसके बाद आपका 42 और 43 है। यहाँ पे देख सकते हो आप। तो 20 का कितना 6 था, 25 का कितना था 20 है, 25 का 20 है विद्यार्थियों की संख्या 25 में। 28 प्राप्तांक में कितना है, देखिए 24 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24। 29 में कितना है 28 है। 33 में कितना है 15 है, देख रहे 33 में 15 है। फिर 38 में देखिए 4 है ना। 42 में 2 है, 43 में 1 है। 42 में 2 है, 43 में 1 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, पहले 6 को 6 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको क्रॉस ऐसे करके जोड़ते हैं, 20 और 6 26। फिर इसको जोड़ते हैं, कितना जाएगा 6 4 10 के 0 बाकी 1 4 2 2 2 4 1 5, 50 हो गया। और इसको जोड़ेंगे कितना होगा 8 और 8 7 8 2 5 2 7 78 हो गया, ठीक है। उसका फिर आप जोड़ते जाइए, इसको भी जोड़ेंगे तो 8 5 देखते हैं बाकी 1 7 1 8 1 9। इसको जोड़ेंगे 93 और 9 कितना होगा 97 हो जाएगा जी। इसको 99 होगा और ये कितना होगा 100। यह हमारा जोड़ के 100 आना था यहाँ पे, ठीक है। चूँकि इसलिए 100 आना तक था क्योंकि जब यहाँ पे आप कुल करोगे तो कुल योग यहाँ पे कितना निकले, इसको जो जोड़िएगा तो आ जाएगा 100। ये दोनों मैच करना चाहिए, ठीक है। मैच कर गया। अब लिखेंगे यहाँ पे चूँकि n बराबर 100 इसलिए माध्यिका बराबर क्या होता है n/2वां पद, ऐसे निकालते हैं ना जो शॉर्टकट में बताते हैं, n/2वां पद तथा n/2 प्लस 1वां पद, 1वां पद का औसत निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, औसत। तो आप मुझे बताओ n कितना है, 100 आया, 100/2 और औसत मतलब प्लस, n/2 मतलब 100/2 प्लस 1वां पद का औसत बोले तो सबको जोड़ के 2 से डिवाइड करना। औसत ही होता है ना, जितना पीस उतना 2 से डिवाइड, माध्य जानते हैं ना, बस ऐसे ही करना है, जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए n/2 कितना दिया 50, ये 50वां है यहाँ पे, ठीक है। 50वां पद है ये भी वहाँ है पद, तो 50वां पद प्लस ये कितना हो जाएगा 50 1 51 हो जाएगा, कट के होगा ना 50 दूना 100, 50 1 51, 51वां पद, ये पद लिखना है /2। अब मुझे बताओ कि 50वां पद कितना हमारा यहाँ पे, देखिए 50वां पद कितना है, इसके जस्ट सामने वाला जो प्राप्तांक है वो है कितना 28 है। और 51वां पद तो नहीं मिल रहा, लेकिन 50 के बाद 51 तो इसी में जाएगा, 78 के अंदर ही 51 आएगा। 50 से ज़्यादा 78 है, 50 के बाद 78 डायरेक्ट आ गया तो 78 में ही 51 आएगा। तो इसका जोड़ेंगे कितना 29 जोड़ेंगे, क्योंकि 51 का भी 29, 52 का भी 29, 78 तक 29 से आएगा, ठीक है। /2 जोड़ दिए 8 7 9 8 7 7 बाकी 1 2 2 4 1 5, 57/2 भाग कर दो 2 दूना 4 2 8 16 2 5 10, ये हमारा क्या हो गया
आंसर हो गया माध्यिकरण के लिए। क्लियर है? तो इस तरह आपको निकालना था ये। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझे तो समझ लीजिए इसको। इस तरह सवाल अगर आएगा तो ऐसे बनाना, ठीक है। चलो अगला सवाल बोलता क्या कि 20 बल्बों के एक समूह में 5 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता कि वह बल्ब खराब है। तो पहले लिखते हैं कुल बल्बों की संख्या कितनी है। कुल बल्बों की संख्या कितनी है जी? तो टोटल 20 है। खराब बल्ब कितना है? खराब बल्ब 5 बल्ब क्या है? खराब है। तो बचेगा अच्छा बल्ब, है ना। तो एक बल्ब निकाला जाता, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो खराब बल्ब हो। खराब मतलब 5, अब 20 थैली में से 20 बल्ब है एक जगह, उसमें से 5 खराब है, तो हम निकाले ना, तो वो बोला कि क्या संभावना कि खराब बल्ब ही निकले। तो 5 में से 5 खराब बल्ब में से 5 जो बल्ब है उन्हीं 5 में से कोई एक निकलेगा अनुमान के हिसाब से, है ना। इसलिए प्रायिकता क्या करते हैं, NE/NS, है ना। NE कितना है? ये हमारा जो है वो NE है, जो हमारा बोल रहा सवाल खराब हो। तो खराब कितना है? 5 है, और टोटल कितना है? 20 है। 1/4 हो गया आंसर। यही निकालना था। ओके, तो ये सिंपल सा सवाल था, आपको 2 नंबर का सवाल मिलेगा। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पे बोल रहा कि tan A cot प्लस cot A बराबर cosec इंटू sec A लाना है। तो इसको कैसे करेंगे? चलिए इसको हल करते हैं। tan का फार्मूला हम LHS बनाते हैं, और RHS हमारा आंसर आ जाएगा। tan का क्या होता है? हम tan को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा नहीं, यहाँ पे A है, बाई कॉस ए प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस ए बाई साइन ए। क्लियर है? आप क्या करेंगे? दोनों को ले लो एलसीएम, तो कॉस ए इंटू साइन ए हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस को इसको डिवाइड कीजिएगा, तो कॉस को कट जाएगा, बचेगा साइन, और साइन को साइन से गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। देखो मैथ भारी नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि आप इसको रिवीजन नहीं करते हो, बनाते नहीं हो। आप अपने माइंड में नेगेटिव सोच ले लियो कि मैथ भारी इसलिए भारी लगता है। साइन भिन्न का जोड़ बनाए ना, साइन को भाग करेंगे इससे, तो साइन तो कट जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस से गुना करेंगे तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये किसका फार्मूला है जी? बोले ये किसका फार्मूला है? ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, और ये कॉस ए इंटू साइन ए। अब दोनों को हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 1/cos ए इंटू 1/sin ए। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसी को तो गुना करेंगे तो यही आएगा, इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा। अब लेकिन हम ऐसे क्यों किए? ताकि हमको ऐसे लाना था। तो 1/cos क्या होता है? सेक होता है, सेक ए, और 1/sin क्या होता है? कॉसेक होता है, कॉसेक ए। अब इसको उलट दीजिए, जैसे सवाल में बोलता है, तो आप लिख दो कॉसेक ए इंटू सेक ए। यही हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। यही तो बोल रहा था प्रूफ करने के लिए। क्लियर है? तो इजी सा सवाल था, कोई भारी सा सवाल था नहीं। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखो क्या दे रहा, बोला यदि 5 प्रेक्षण x से हो गया, x+2 हो गया, x+4, x+6, x+8 का माध्य 11 हो, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हल्का सा इसको, बहुत हल्का सवाल यहाँ पे है। लॉन्ग सवाल भी मैं आपको करवा दूंगा, ये शॉर्ट लॉन्ग है, इसके बाद भी करा दूंगा लॉन्ग वाला। तो यहाँ पे माध्य बराबर क्या जानते हैं? जो भी दे उसका जोड़ x प्लस ये लिखा, फिर इसको लिखेंगे x+2 प्लस, फिर इसको लिखेंगे x+4 प्लस, फिर x+6 को लिखेंगे x+6 प्लस x+8। तो कितना पीस है? देखो 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 5 पीस है, और जितना पीस रहता है उतने को डिवाइड करें। माध्य तो यही होता है ना, जितना संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, तो योग हो गया यहाँ पे। और माध्य दिया कितना? 11 दे रहा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11। ये जोड़िए 1 2 3 4 5 x हो गया, है ना जी। और यहाँ पे जोड़ो 4 2 6 6 6 12 12 8 20 बटे में 5। अब 5 यहाँ गुना हो जाएगा, 11 5 55, और ये 5x प्लस 20। ठीक है ना जी। अब क्या करें? 20 को इधर ले चलाइए, तो 20 को इधर लेकर आए तो -20 बन जाएगा, और ये 5x बचेगा। कितना कटेगा? आएगा तो आएगा हमारा 35 आ जाएगा ना, 35 बराबर 5x। तो यहाँ पे x से बराबर क्या आ जाएगा? 35/5, 5 7 35, इसलिए x से बराबर कितना गया? 7। यही हमारा आंसर हो गया, है ना। तो इसमें कुछ करना था नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम इजी सा सवाल था, बस इसे इतना सा बनाओ, आपको 2 नंबर आपके पास आएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है? समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सब सवाल मैं बहुत बार करवाया हूँ। प्रश्नों का क्या बोलते हैं, रिवीजन का डिवीजन में क्लास चलती है शाम को 6:30 बजे, रिवीजन में डिवीजन, उसमें आया करो, सारा मैथ क्लियर हो जाएगा। और जो मैथ की क्लास पढ़ाता हूँ उसमें भी आया करो। एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोण 60 डिग्री वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलो इजी सा है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल समझते हैं ना,
चलिए, तो यहाँ पे दिया आर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, यही तो बोल रहा। इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला जानता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, बाकी सारा कुछ ऐसे ही पुट कर देना है, पाई का वैल्यू भी बैठा दो, आर का वैल्यू कितना 6 है तो 6 गुना 6 कर दीजिए, ये कटा 0 0, 6 छक 36, 6 6 भी यहाँ से खल्लास, तो 22 छक होता है 132, अब बट्टे 7, अब कुछ तो कर ही नहीं सकते, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, ज़्यादा है तो पूर्णांक तोड़िएगा, है ना, कुछ नहीं कर सकते। और तो बहुत हल्का हल्का सवाल यहाँ पे मिल रहा देखने के लिए, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालना है बस, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तो क्लियर है। एक ऑब्जेक्टिव में सवाल ऐसे दिया था, त्रिज्या खंड का नहीं दिया था, चाप का दिया था शायद, थीटा उसका होता थीटा बाई 180 पाई आर होता है शायद, तो सवाल था ऐसे थीटा बाई नहीं 2 पाई आर, हाँ ठीक है, थीटा बाई 360 कर दिया था और 2 पाई आर दे रहा था, तो यही ऑप्शन होता है, 2 से काटते तो 180 होता, तो थीटा बाई 180 पाई आर, ये चाप की लंबाई निकालना होता था। ये देखो सवाल है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु पर वृत्त की खींची गई स्पष्ट रेखाओं की लंबाई ज्ञात करना। तो खैर सवाल तो एकदम लॉलीपॉप टाइप का, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है ना, एक वृत्त बना दिया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना है याद रखिएगा, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु स्थित है। तो केंद्र यहाँ पे है ना, केंद्र यहाँ पे, केंद्र नहीं यहाँ पे, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर है स्थित। तो पता चला क्या, पता यही चला कि इतना यहाँ से आता दूरी तो 4 ही होगा ना, मैं तो लंबा खींच दिया हूँ लेकिन दूरी तो रियली में तो दूरी 4 ही होगा, तब ना 6 और 4 इधर 6 इधर 4 मिलकर 10 बनेगा, है ना। अब यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक है, बोलता कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की रेखा की लंबाई निकालना है। तो आपको यहाँ ये और ये आपको ऐसे, तो क्या है ये बन जाएगा आपका कोण बन जाएगा, है ना, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। चलिए, तो एक बात तो कंफर्म हो गया, ये है आपका क्या कोण, यहाँ पे कोण बन रहा, और 90 डिग्री का जहाँ पे कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा विकर्ण कहलाता है, क्या कहता है, विकर्ण या कर्ण बोलो, कर्ण कहलाता है। अर्थात ये त्रिज्या तो पता है 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर बना, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। तो आधार पता चल गया, कर्ण पता चल गया, ये क्या है कर्ण है, तो हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। कैसे लंब निकालते हैं, इजी से लंब निकालते हैं। तो यहाँ पे हम ए बी ओ, यहाँ पे लिखते हैं माना कि ओ ए तथा ओ बी, है ना, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, और ओ ए प्लस ओ बी कितना दिया हुआ है जी 6 सेंटीमीटर, और ओ पी कितना आएगा मेरा, ओ पी यहाँ से यहाँ तक 10 आएगा, क्योंकि पहले ही बोल रहा केंद्र से, तो वो भी 10 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना स्पर्श रेखा, और आप जानते हैं जी कि वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींच जाती है, वृत्त में खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो आप इधर से भी निकालो तो वही आंसर आएगा, इधर से भी निकालेंगे तो वही आंसर आएगा। तो हम निकालते क्या, हमको निकालना क्या, ए पी निकालना है। फिर देखो ओ ए तो दिया हुआ है ही है, ओ पी दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना, अब ए पी निकालना। ए पी क्या है, कर्ण की लंब है, बोलेंगे सर लंब क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन बन रहा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो लंब यहाँ पे बन रहा। अब देखो ये समझो, यहाँ पे लंब है तो लंब के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, तो लंब के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण हो गया। तो ए पी का निकालने के लिए क्या करेंगे, ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, ऐसे करते हैं ना जी। तो ओ पी कितना हो गया 10 का स्क्वायर माइनस ओ ए कितना हो गया 6 का स्क्वायर, तो 10 दाएँ के 100, 6 छक 36, कितना आ गया जी 64, 64 किसका वर्गमूल 8 का, लीजिए। तो हमारा आ गया ना, ये तो निकालने के लिए बोला जा रहा था सवाल में, इसलिए स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि और दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या है, बराबर है। चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि ए पी बराबर बी पी हो गया,
है ना। तो ये तो निकालने बोला कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, तो आ गया हमारा 8। क्लियर है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि स्पर्श रेखा जो है वृत्त त्रिज्या पे लंब होती है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। जब कोण बनेगा तो ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा लंब या आधार और लंब, जिसको मानो कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल था और सिद्ध करने के लिए क्या मतलब इसका वैल्यू निकालने बोला। तो खैर एकदम बच्चा वाला सवाल दिया था, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या ऐसे बनाएंगे इसको, इजी सा है। 2 tan 45 का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर tan 45 का मान तो 1 होता है जी। बिल्कुल जी 1 होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 का वैल्यू याद है ना आपका √3/2, चूँकि sin 60 का उल्टा होता है ना, स्क्वायर तो स्क्वायर डाल दीजिएगा यहाँ पे। फिर माइनस है sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान भी √3/2 होता है स्क्वायर। अब आप क्या करो, देखो ये भी है पूरा, देखिए पूरा प्लस में अभी पूरा माइनस, तो चाहो यहाँ से काट दो या तो आप आगे हल करो, कोई दिक्कत नहीं। 2 एकम 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 हो जाएगा। ये चाहो तो काट दो यहीं से और आंसर हमारा क्या आएगा 2 आ जाएगा। और अगर भिन्न का जोड़ ही बनाइएगा अगर आगे जा करके, तो आपको 4 एल्सियम लेना पड़ेगा। 4 दूना 8 प्लस 3 माइनस 3 है ना, तो 8 3 11, 8 3 11 में से 3 घटेगा, कितना बोलेगा 11 में से 3 घटेगा, तो 8 3 11 होता है 8/4, 4 दूना 8, ऐसे भी 2 आएगा ऐसे भी 2 आएगा। जैसे मर्जी वैसे बना दो, उलट के पलट के दाएं बाएं जैसे मर्जी वैसे बना दो, ये तो आपके अंदर में ना। और इतनी सलाहियत तो मैं आपको प्रदान कर ही दिया हूँ इधर से ऑनलाइन के माध्यम से, बाकी तो कोचिंग वगैरह चल ही रहा आपको। चलिए बताओ कि द्विघात दिया हुआ है, इसका मूल ज्ञात करना। अब आप पे डिपेंड है कि मूल कैसे ज्ञात करते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण वाला मूल निकालते हैं तो बेहतर होगा, द्विघात से मूल निकाले तो बेहतर होगा। क्योंकि द्विघात समीकरण दे रहा तो बेहतर होगा द्विघात वाला जो मूल होता है ना, उस द्विघात का मूल निकालने जो फॉर्मूला उसे निकालिए। तो चलिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 2 है, b का वैल्यू कितना है -7 है, c का वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, इसलिए द्विघात का होता है -b प्लस माइनस /b² -4ac/2 है। आप चाहो तो b² -4 से अलग से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बैठा लीजिए यहाँ पे माइनस b कितना है -7 है, तो -7 यहाँ पे लिख देते हैं प्लस माइनस /b² मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 ये कितना है, ये हमारा 2 है और c कितना है 3 है /2। क्लियर है। अब देखो कितना हो गया, ये 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। चलिए जी, ये 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 दूना 8 8 दिया 24 /2 दूना 4, यहीं पे कर लेते हैं। तो 7 प्लस माइनस, ये देखो 49 में से 24 घटेगा कितना बचेगा जी 25 बचेगा ना। बिल्कुल सही सोच रहे आप, है ना, 25 बचेगा और ये आपका 4 है, तो 7 प्लस माइनस कितना हो गया 5 हो जाएगा +4। इसलिए हम लिखते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, तो जब माइनस चिन्ह लेंगे तो 7 - 5/4 हो जाएगा, तो कितना 2/4 यानी कि 1/2 और प्लस चिन्ह लेने पर तो 7 + 5 हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में है /2, 12/2 कितना गया 6 आ गया। क्लियर है, लिखेंगे इसलिए मूल बराबर 1/2 ये कितना 6। ठीक है, 1/2। आप इसको गुणनखंड विधि से बना सकते हो, जैसे 2x² - 7x + 3 है ना, आप जैसे यहाँ पे सवाल है 2x² - 7x + 3, गुणनखंड विधि से बना सकते हो इसको। तो -6 × 6 होता है, 3 दूना 6, 6 × 6 हम ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए कॉमन लीजिए तो क्या होता है 2 होना तो चाहिए, 1 से माइनस कितना आ गया 2 × 3 = 6, और यहाँ पे 1 से -3 कितना आ गया, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, ठीक तो 7 × 12/6 यहाँ पे तो आने रहा 1 से -3 और ये 2x माइनस यहाँ पे 1 होगा 1, तो x से बराबर 3 आ रहा और 2x से बराबर 1, x से बराबर 1/2 आ रहा। 1/2 तो मैच करा, 3 नहीं मैच करा, 3 कहाँ पे गड़बड़ तो नहीं है। 7 + 12 तो होगा, 12 को अच्छा 4 है यहाँ पे, देखो गलती कर 4 यहाँ पे ना 4 है, तो 4 × 12 देख रहे हैं ना। क्योंकि जब दोनों तरीके से बनाएंगे, मैथ बनाने का तरीका अलग अलग है लेकिन आंसर एक ही जगह मिलेगा जा करके, है ना। जब आप गुणनखंड विधि से बना रहे हो तो देखो आंसर एक का आ रहा है 3, एक का 1/2, और इधर मेरा आ रहा था 6 है, तो गड़बड़ में कर रहा था क्या कि /4 था तो /2 लिखा, इसलिए गड़बड़, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
तो बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आंसर आपका अलग अलग नहीं होगा। मंजिल आपका वही है, सबका मंजिल एक ही जगह है। हाँ, मंजिल तय करने का सफर, सबका मंजिल एक ही तरफ, मतलब सबका मंजिल पैसा कमाना है, सबका मंजिल पैसा कमाना, अच्छा आदमी बनना। बस बनने के तरीका अलग है, पैसा कमाने का तरीका अलग। कोई इंजीनियर बन रहा, कोई डॉक्टर बन रहा, कोई मजदूरी कर रहा, कोई पढ़ा रहा, बहुत कुछ अलग अलग लेकिन सबका मतलब वही है, पैसा पैसा पैसा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह आप इसी तरह से मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ओके, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।